हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ समास की परिभाषा, समास के भेद और समास के अति महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे उदाहरण हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि समास किसे कहते हैं। ये हिंदी व्याकरण का ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, समास का जो तात्पर्य है वो होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है संक्षेप में कहना, संक्षेप में कहना। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। देखिए, परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं, इस प्रकार से भी बनती है। इसके बाद में आता है समास के भेद। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो समास है इसके मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। एक तो अव्ययीभाव समास, उसके बाद आपको याद रखना है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। अब आपको सभी 6 भेद जो है बिल्कुल सरल भाषा में याद होने चाहिए। देखिए, यहाँ आपको इस समास के 6 भेद याद करने हैं अच्छे से। अब जो डिटेल में जब आप परिभाषा दोगे समास की, तो इस प्रकार से आप समास की परिभाषा देंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। जैसे अभी आप उदाहरण समझेंगे, उदाहरण में आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे रसोई के लिए घर, अब यहाँ पर एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है। अब इनका एक संक्षिप्त रूप कर दिया, मतलब छोटा रूप कर दिया रसोई घर। इसमें ये सारे के सारे शब्द इंक्लूड हैं, ठीक। तो यहाँ पर संक्षिप्तीकरण हुआ है। इसी प्रकार से एक से अधिक शब्द क्या है, राजा का पुत्र, ये 3 शब्द यहाँ पर है, मतलब एक से ज़्यादा शब्द है। आप संक्षिप्तीकरण करके राजपुत्र यहाँ पर बना दिया है, अर्थात इसमें संक्षिप्तीकरण हो गया। और संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो समास में होती है। ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। और संस्कृत में आपको ये श्लोक दिया है, इस श्लोक के माध्यम से भी आप समास को कंप्लीट याद रख सकते हैं। वंदवो दिगुरपि चाहम मद्वे है नित्यम अव्ययीभावः तत्पुरुष कर्मधारय ये न श्याम बहुव्रीहि। ठीक, इसमें सारे समास आ जाते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको ये टॉपिक समझना है, समास रचना में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, तो आपको याद रखना है 2 पद होते हैं। पहले पद को क्या कहा जाता है, तो जो पहला पद होता है उस पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है। और उसके बाद में जो दूसरा पद होता है उसको कहा जाता है उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, ठीक है। और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, तो वो समस्त पद कहलाता है। नया शब्द जो बनता है वो समस्त पद कहलाता है। रसोई के लिए घर, इसमें समस्त पद क्या है, ठीक है, आपको रसोई के लिए घर, इसमें आपको रसोई घर बताना है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर आपको हाथ के लिए कड़ी, तो इसमें हथकड़ी, नील और कमल, तो इसमें नील कमल, राजा का पुत्र, तो इसमें राजपुत्र। अब इसमें आपको विग्रह समझना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या समझना है, विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। किसको, संबंधों को स्पष्ट करना। जैसे राज प्लस पुत्र बराबर राजा का पुत्र। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शब्द हैं उनके बीच का जो संबंध है उसको स्पष्ट किया जाता है। अब पूर्व पद और उत्तर पद, तो समास में 2 पद मतलब शब्द होते हैं और पहले पद को पूर्व पद बोला जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद बोला जाता है। जैसे गंगा जल, अब इसमें जो गंगा शब्द लिखा हुआ है ये पूर्व पद है और यहाँ पर जो जल शब्द लिखा हुआ है ये उत्तर पद है, ठीक है। तो जो गंगा जल शब्द है इसमें गंगा क्या है, तो आप बताएंगे पूर्व पद है, और जल क्या है तो इसमें आप बताएंगे उत्तर पद है, मतलब पहला पद और दूसरा पद। अब भेद के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर आपको अव्ययी भाव बताना है, तत्पुरुष बताना है, कर्मधारय बताना है, द्विगु बताना है, द्वंद्व बताना है और बहुव्रीहि बताना है, ठीक है। इसके अलावा प्रयोग की दृष्टि से भी समास के भेद होते हैं, जिसमें संयोग मूलक समास होता है, आश्रय मूलक समास होता है, वर्णन मूलक समास होता है। तो इस प्रकार से प्रयोग की दृष्टि से ये 3 भेद अलग से आपको याद रख लेने हैं। अब देखिएगा, पदों की प्रधानता के आधार पर इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है।
तो जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। इसके बाद में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। इसके बाद में बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें दोनों पद अप्रधान होकर कोई तीसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने लिख दिया दशानन, ठीक है, 10 आननानि यश सहा, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर जो रावण शब्द लिखा है ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ पर आपका जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। अब हम सबसे पहले समझेंगे इसमें कि अव्यय भाव समास किसे कहते हैं। देखिए, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अब जो अव्यय शब्द है, ये अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। और अव्यय शब्द यहाँ पर अव्यय भाव समास में आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, इसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, एक जैसा ही रहता है, हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई सा भी विकार उत्पन्न हो तो फिर वो दूसरा हो जाएगा। इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है अव्यय भाव समास में। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो तो वहाँ पर भी अव्यय भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव समास से ही माने जाते हैं। अब आपको समझना है अव्यय भाव समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं। देखिए, यथाशक्ति। अब इसमें शक्ति के अनुसार, अब यथा जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है ये यथा शब्द क्या है, तो ये यथा शब्द अव्यय है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यहाँ पर यथा ये भी अव्यय है। यथा नियम, नियम के अनुसार, यहाँ पर यथा जो पूर्व पद है ये अव्यय शब्द है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन इसका विग्रह बनता है, प्रति इसमें अव्यय शब्द है। प्रतिवर्ष, इसका मतलब हर वर्ष, ये इस प्रकार से विग्रह बनेगा और प्रति इसमें अव्यय है। आजन्म, जन्म से लेकर, इसमें जो आ शब्द लिखा हुआ है ये अव्यय है। यथा साध्य में यथा अव्यय है, इसका जितना साधा जा सके ये विग्रह बनेगा। धड़ाधड़, धड़ और धड़ की आवाज़ के साथ। घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। आमरण, मृत्यु तक और यथा काम, इच्छा अनुसार। तो ये आपका अव्यय भाव समास इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद में हम जो समास की बात करने वाले हैं वो है नेक्स्ट तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, यही कारक से जुदा होता है। इसमें ज्ञातव्य होता है कि जो विग्रह में जो कारक प्रकट होता है ना, उसी कारक वाला जो है समास इसमें पाया जाता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप किया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कारक चिन्ह का जो लोप होता है और पद कौन सा प्रधान होता है, तो दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। अब यहाँ पर के लिए जो दिया गया है ये कारक चिन्ह है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर राजा का पुत्र, राजपुत्र बनेगा। यहाँ पर जो का दिया हुआ है ये आपका कारक है। शर से आहत, शराहत। राह के लिए खर्च, इसमें भी के लिए क्या है, तो कारक चिन्ह है, ठीक है। इस तरह से रहा खर्च। तुलसी द्वारा कृत, द्वारा ये भी क्या है, ये भी आपका कारक हो जाएगा, तो तुलसी कृत बन जाएगा। राजा का महल, राजमहल। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष समास के जो भेद हैं इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन दोनों भेदों को लुप्त रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 ही भेद बताए जाते हैं इसमें, ठीक है, जो विभक्तियों के अनुसार पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद में आपको जो 6 भेद हैं वो 6 भेद आपको इस प्रकार से समझने हैं। देखिएगा, कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप करके इसको बनाया जाता है। कर्ण तत्पुरुष में कर्ण कारक होता है। संप्रदान में संप्रदान कारक होता है। अपादान में अलगाव का भाव पाया जाता है, मतलब अलग होने का भाव। संबंध और अधिकरण, इससे आपका जो तत्पुरुष समास है वो बनाया जाता है, ठीक है। और सभी का क्या है, विभक्तियों का लोप करके तत्पुरुष समास बना देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कर्म तत्पुरुष से लेकर के तो अधिकरण तत्पुरुष तक ये पूरे के पूरे तत्पुरुष समास के सभी भेद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।